जो एक दूसरे से गलबैयां करते नजर आते थे, जो एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ते थे, आज वो जानी दुश्मन बन गए हैं। दोनों के बीच अदावत इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक दूसरे पर इन दिनों जमकर हमला बोल रहे हैं और लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। वहीं ट्रंप भारत में भी सियासत की धुरी बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर हर मंच से निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर के लिए मजबूर किया। हालांकि सरकार की तरफ से विदेश मंत्री समेत सेना भी इस बात को खारिज कर चुकी है, लेकिन ये आरोप जारी है। आखिर क्यों राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उछाल रहे हैं? क्या है इसकी वजह? क्या वाकई सीज फायर के पीछे ट्रंप का कोई लेना देना है? आज इन्हीं सब सवालों के साथ करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अरबपति एलन मस्क से झगड़े के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टेस्ला कार बेचने पर विचार कर रहे हैं। ये वही टेस्ला कार है जिसे ट्रंप ने 11 मार्च को मस्क का समर्थन दिखाने के मकसद से खरीदा था। तब टेस्ला का दुनिया भर में बहिष्कार हो रहा था, लेकिन ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि वे मस्क के साथ मजबूती से खड़े हैं। इतना ही नहीं, कार खरीदने के बाद ट्रंप ने टेस्ला को दुनिया की बेहतरीन ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक कहा था। इस दौरान उन्होंने मस्क की जमकर तारीफ की थी। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। दोनों के बीच बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। एक तरफ जहां ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग तेज है, तो वहीं भारत की सियासत में भी ट्रंप का मुद्दा छाया हुआ है। पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर राहुल गांधी बार बार हर मंच से मोदी पर ट्रंप के आगे सरेंडर होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। एक तरफ जहां राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल की भाषा पाकिस्तानी है और वो सेना के शौर्य के विरोधी हैं। राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जिस आरोप को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर हैं, उन आरोपों को डीजीएमओ, विदेश मंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता सिरे से खारिज कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ट्रंप अपने अजीबोगरीब बयान और फैसलों से घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत की सियासत में ट्रंप और सरेंडर का ये चैप्टर कितना कारगर नजर आ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ट्रंप और मस्क की दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। इस बीच राहुल गांधी ट्रंप को लेकर के लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं और जिस मंच पर भी जाते हैं नरेंद्र सरेंडर का नारा जरूर लगा देते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं आप। आलोक शर्मा जी जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। और शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शरद कोहली जी आपसे करूंगी, क्योंकि ट्रंप और मस्क के झगड़े की चर्चा तो हर ओर हो रही है। क्या भारत, क्या अमेरिका, हर प्लेटफॉर्म पर, बल्कि रूस तो चुटकी लेने लगा है। वो ये कह रहा है कि अगर मस्क के लिए अमेरिका में जगह नहीं है तो रूस उन्हें शरण देने के लिए तैयार है। ये लड़ाई कहां जाते हुए आप देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना असर पड़ेगा इस झगड़े का अमेरिका पर भी और साथ ही साथ भारत के संदर्भ में सवाल। नमस्कार प्रीति, मेरे सह पैनलिस्ट को और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जब ट्रंप मस्क साहब खड़े दिखते थे ट्रंप साहब के साथ ओवल ऑफिस में, और वहां से लेके दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ये वहां तक आ गई बात जी। बहुत जल्दी, बहुत समय नहीं लगा इस इक्वेशन को बदलने में।
और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग पहलू भारत के संदर्भ में निकल के आता है कि जब मस्क साहब की दोस्ती थी उस समय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे और टेस्ला कार को हम लोग चाह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करें, पर भारत ने मंजूरी दी उनको यहाँ पर शोरूम, उन्होंने दिल्ली के एरो सिटी में शोरूम भी लिया। आज हमने उनको कल हमने उनको स्टारलिंक का लाइसेंस भी दे दिया है, तो स्टारलिंक का लाइसेंस भी दे दिया है हमने उनको। तो इसको देखते हुए अब बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन खड़ी हो गई, क्योंकि जब हमने उनकी कंपनियों को प्रीति मंजूरी दी थी तो वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे जी। और ट्रंप साहब के बहुत क्लोज संगी साथी थे। आज जब हमने उनकी कंपनियों को मंजूरी दे दी है तो वो ट्रंप साहब के साथी नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं प्रीति कि इसमें किसी दिन को सरप्राइज टर्न आ जाए, क्योंकि ट्रंप साहब अपने निर्णयों को बदलने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो कल को बदल भी दें और इनका राजीनामा भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पर फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है सिचुएशन काफी टेंस है, क्योंकि सारी इलेक्शन की फंडिंग ट्रंप साहब की इन्होंने करी थी। और आज वो ट्रंप साहब के इम्पीचमेंट की बात करते हैं, वो नई पार्टी बनाने की बात करते हैं। ट्विटर पे और उनके ट्रुथ सोशल पे बड़ा जबरदस्त चल रहा है और ट्विटर का वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ट्विटर की रीच बहुत जबरदस्त है, पहली बात। दूसरी बात, वो दूसरी पार्टी बनाते हैं या मान लीजिए डेमोक्रेट्स को फंडिंग की बात करते हैं, या इस पैसे के दम पे वो अमेरिका को फिर से अमेरिका की राजनीति को हिलाने का दम रखते हैं। तो ये भी खतरा है ट्रंप साहब को। और जहां तक ट्रंप साहब की बात है, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, उनके हाथ में सारी पावर्स हैं, वो चाहे तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकते हैं, वो चाहे तो इनकी सब्सिडी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वो बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी विड्रॉ, इनके द्वारा रन की गई कंपनीज के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटीज और बढ़ा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से, एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है राजनीतिक तौर पर। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी अगर ये लड़ाई जल्दी समाप्त नहीं हुई। भारत के संदर्भ में देखें, हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए कि हमें इससे क्या नुकसान होगा। अगर मस्क साहब की यहाँ पर निवेश आती है और ट्रंप साहब उस पर ऐतराज करते हैं तो भारत के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा कि क्या हम मस्क की कंपनियों को आगे बढ़ाएं, उनको यहाँ पर और फैलने दें, या हम मान लीजिए ट्रंप साहब ये कह देते हैं कि आप मस्क की कंपनियों को और आगे मत आने दीजिए। तो मुझे लग रहा है एक कैच 22 भारत के लिए विकट स्थिति है, धर्म संकट में भारत है। आलोक जी, आपका रुख कर लेती हूँ। राहुल गांधी तो ऑलरेडी ट्रंप को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी कटाक्ष कर चुके हैं। फिलहाल इस स्थिति को, जिसका जिक्र शरद कोहली जी भी कर रहे हैं, कि अब अगर ट्रंप का साथ देते हैं तो मस्क के साथ जो हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे उस पर ब्रेक लग जाएगा, या हमें थोड़ा सोच विचारना चाहिए। भारत की स्थिति को और जो ताजा घटनाक्रम है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस घटनाक्रम को दो एंगल से देखता हूं। एक एंगल तो यही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में और किस तरह से क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरा एंगल जो शरद जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी सोच बिल्कुल सही है। अगर यही यहाँ पर अडानी जी कर दें तो अडानी जी तो 24 घंटे में जेल में चले जाएंगे, क्योंकि यूएसए के अडानी हैं जो एलन मस्क हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यापारी इस तरह से कर देता तो अभी तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शरद जी, ईडी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, टैरिफ, ये वो सब स्टार्ट हो जाता। खैर, आज का जो मैं समझता हूँ भारत एक्सप्रेस का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एलन मस्क और जो ट्रंप के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय राजनीति के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इसको बहुत क्लोजली वॉच करने की आवश्यकता है कि तमाम जो चीजें हैं, अब तमाम जो एमओयूज हमारे एलन मस्क की कंपनी के साथ हैं, चाहे वो आईटी की फील्ड में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल की फील्ड में हो, चाहे वो स्पेस की फील्ड में हो, क्योंकि एलन मस्क अपने आप में एक बड़ी पावर है एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न्ड। तो यूएसए के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती रहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम काफी हद तक नेगेटिव हैं। यूएसए से एक्सपोर्ट काफी है हमें, और टेक्नोलॉजी का और तमाम चीजों का। दूसरा है वर्क फोर्स, H1B वीजा और तमाम चीजें हैं। जहां तक बात ट्रंप की है तो ट्रंप तो हमेशा से ही कहते आ रहे हैं, वो तो सरेआम कह रहे हैं कि भी भारत में निवेश मत कीजिए। उन्होंने तो कई बार बहुत मौकों पे कहा ही है। अगर एलन मस्क और ट्रंप के बीच में बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रंप आज की तारीख में पूरी तरह से अब वो नमस्ते ट्रंप वाले ट्रंप नहीं बचे हैं। आज वो जो हिंदुस्तान में तमाम आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग जो हवन करके ट्रंप की जीत की खुशियां मनाते थे,
वो चीज नहीं बची है। ट्रंप पूरी तरह से आज भारत के विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से 10-11 बार उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैंने डांट के और बिजनेस के लिए पूरी तरह से, जिस तरह से बिजनेस के लिए सीज फायर कराया है, तो वो कहीं पर भी भारतीय पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, ट्रंप की वाइफ जो है वो बिटकॉइन का व्यापार वहां से अमेरिका से शिफ्ट कर रही हैं पाकिस्तान में, उनकी जो पत्नी है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से आईएमएफ से तमाम लोन दिए गए हैं। उसके बाद देखिए कि किस तरह से आतंकवादी जो विरोधी एक कमेटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें उपाध्यक्ष बनवा दिया है पाकिस्तान को। तो ट्रंप तो पूरी तरह से हमारे खिलाफ इस समय पर काम कर रहे हैं। मोदी जी के जो मित्र हैं वो पूरी तरह से भारत की कहीं पर भी गोभी खोदने से कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस तरह के रिलेशन रहते हैं तो कहीं ना कहीं एलन मस्क के व्यापार पर अगर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो उसका सकारात्मक भारत पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव पड़ेगा। और हमारे विदेश नीतिकारों को और अर्थशास्त्रियों को उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अनिरुद्ध जी का भी रुक कर लेती हूँ। अनिरुद्ध जी, अब तमाम सवाल आपकी ओर में करती हुई, क्योंकि एलन मस्क और ट्रंप के बीच का झगड़ा तो सबने देख लिया। भारत इस बीच मस्क के साथ कई एमओयू साइन कर चुका है, और कल ही जो स्टारलिंक को लेकर के एक जानकारी मिली, मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई। हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था इन दोनों के बीच तल खोलते संबंधों को लेकर के, क्योंकि अगर मस्क के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं तो ये ट्रंप को रास नहीं आने वाला, जिसका जिक्र हमारे दोनों मेहमान कर रहे हैं। प्रीति जी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो भी हो रहा है, शायद उसका भारत के ऊपर फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक गर्त का विषय है, उसमें देखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई बिजनेसमैन कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है और वहां की उनकी उस गवर्नमेंट के साथ, तो शायद इसका प्रभाव भारत पे निगेटिव नहीं पड़ना है। और मुझे ऐसा लगता, मैं थोड़ा लाइट नोट में कहना चाहूंगा, ट्रंप को भारत के विपक्षी नेताओं से सीखना चाहिए कि जो कि लोकसभा के चुनाव में एक साथ होते हैं और विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में आके एक दूसरे को गालियां देना शुरू करते हैं, और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है तो सेना से सवाल पूछने के लिए और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलने के लिए फिर एक साथ हो जाते हैं। और कांग्रेस की आदत है कि कांग्रेस को मैंने देखा है कि अक्सर वो डिबेट में, जब तक सीबीआई, ईडी, क्योंकि ये लोग पिछले 70 सालों में यही काम किए हैं कि जो कुछ चुनिंदा लोगों को बढ़ाया और जो लोग इनके अगेंस्ट गए उनको इन्होंने कहीं पे जेल में डाला या उनकी कंपनियां बंद किया, तमाम तरीके की चीजें रही है। सीबीआई इन्हीं के टाइम पे इनको तोता कहा करती थी। दूसरी चीज ये होती है कि अगर बार बार ये बात कहा जाता है कि ट्रंप ने डांट के कहा कि आज ये विषय नहीं है, कि आज ये विषय नहीं कि मैं ये बोलूं कि 1971 में रिचर्ड निक्सन ने क्या कहा था, आज ये विषय नहीं मैं ये बोलूं कैनेडी ने नेहरू जी के टाइम पे क्या कहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई लोग पढ़े, सब यहाँ पे आलोक जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं, कम से कम कैनेडी मेमोरियम म्यूजियम का एक लेटर निकाल लें, और वो लेटर बीके नेहरू साहब तो कह रहे थे कि जो वहां के राजदूत थे वो लेटर देना नहीं चाह रहे थे राष्ट्रपति को, लेकिन जाहिर सी बात, तो भारत के तमाम लोगों ने कोशिश किया, इंदिरा जी ने भी कोशिश किया कि लेटर वापस मिल जाए जो नेहरू जी ने कैनेडी को लिखा था। तो आज ये विषय नहीं है कि इस विषय पे हम चर्चा करें, हो सकता है उस परिस्थिति, उस काल में जो रहा होगा उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन अगर बार बार ये कुरेदा जाता है कि ट्रंप ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था, लेकिन ना इन लोगों को डीजीएमओ पे भरोसा है, ना प्रधानमंत्री को वक्तव्य पे भरोसा है। अरे भैया, हम पे नहीं भरोसा, छोड़ दीजिए, आपको भरोसा अपने सांसद पे होना चाहिए, शशि थरूर जी पे होना चाहिए, सलमान खुर्शीद जी पे होना चाहिए, आनंद शर्मा जी पे होना चाहिए, सुप्रिया सुले जी पे होना चाहिए। सब विपक्ष के सांसद गए थे वहां पे, उनपे कम से कम भरोसा होना चाहिए, उनपे चर्चा होनी चाहिए। आज जब ये लोग ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मेरा सवाल हालांकि आपसे ये था ही नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो डील आपने साइन की, जरूरी होता है। सर सवाल सुन लीजिए, सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और घुमाकर दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि विपक्षी खेमा कहीं और पूरी डिबेट को ले जाता है। सवाल तो बहुत सीधा सा था कि मस्क और ट्रंप के बीच का झगड़ा भारत को इस वक्त जो स्थिति में वो फंसा हुआ है, करना क्या चाहिए। आलोक जी, सवाल आपसे, क्योंकि अभी आपने बड़ी गंभीर विषय पर ध्यानाकर्षण हमारा किया। अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप को हम नाखुश करते हैं तो आने वाले समय में ट्रंप ज्यादा पाकिस्तान को लेकर मेहरबान हो सकता है। हालिया दिनों में भी इतने घटनाक्रम के बीच में जिस मेहरबानी का जिक्र आपने किया, लेकिन मस्क भी भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापार के कई रास्ते खुलते हैं भारत के प्रति अगर उनका रुझान और बढ़ता है तो। ऐसे में क्या भारत सरकार होल्ड या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में रहेगी? आपको क्या लगता है, या एक बार फिर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं सरेंडर कर जाएंगे? मस्क से संबंध प्रगाढ़ होते होते हॉल्ट या ब्रेक, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? प्रीति जी, देखिए, आप हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है उसका बिल्कुल
बंटाधार अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। आज हालत यह है कि एक तरफ हमारा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और एक तरफ ट्रंप के बयान आ रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान के नंबर 2 के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं रिलायंस के, वो किस तरह से अंबानी जी जो हैं वो कतर में ट्रंप के साथ किस तरह से मिल रहे थे, परिवार के साथ, उनकी पत्नी साथ थी। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया कि वो मोदी जी के जो कवर था उससे बाहर निकल के ट्रंप के आश्रय में चले गए। एक बहुत बड़ा मैसेज था उसमें। दूसरी चीज आपने जो कहा कि दोनों के साथ कैसे बैलेंस करेंगे, दुर्भाग्य है कि देश की विदेश नीति एक व्यापारी के किस तरह से हम उसको व्यापार को उसके बैलेंस करेंगे उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। पिछले 10 साल में लोएस्ट एफडीआई आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाली पार्टी आज दूसरों से सवाल उठा रही है। पिछले 4 साल जो बाइडेन के जो रहे उसमें से 2.5 साल तक हिंदुस्तान को एम्बेसडर नहीं मिला प्रीति जी। हिंदुस्तान में एम्बेसडर नहीं था अमेरिका का, वो इतना मतलब हमें निम्न स्तर का समझते रहे। जो बाइडेन ने हमारे जो लड़ाकू विमानों की तेजस की और तमाम जो 4.5 कैटेगरी की जो टेक्नोलॉजी थी, जो बाइडेन ने उसको कई साल तक रोके रखा। हम क्योंकि नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार तो विदेश नीति अमेरिका के साथ तो इंडो यूएस रिलेशंस में वहीं पर फेल हो गई थी। आज हालत यह है कि सवाल पूछने के बाद सरकार जो है वो भागती हुई नजर आती है। 4 आतंकवादी कहां चले गए किसी को नहीं पता, सीज फायर की क्या शर्तें थी नहीं पता, पूरी तरह से ट्रंप ने ऐलान क्यों किया पहले नहीं पता है, और पाकिस्तान और भारत को एक कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। आज पूरी तरह से विदेश नीति कटघरे में है, रक्षा नीति कटघरे में है। अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर अमेरिका हमें नहीं देता है। हमने राफेल में भी सवाल उठाए थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी। ये सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के आधार पर ही चलती है। व्यापार ही इस सरकार का धंधा है। मोदी जी तो कहते हैं मैं गुजराती हूं, मेरे तो खून में व्यापार है। तो अब देखते हैं एलन मस्क और उसके बीच में क्या वो करते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ है। हम सबसे बड़े बाजार हैं। जितनी हमें उनकी जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत है। हमें सख्ती के साथ इन व्यापारी और तमाम लोगों के साथ निपटना चाहिए। अनिरुद्ध जी का रुख कर रही हूँ। अनिरुद्ध जी, मस्क दी अमेरिकन पार्टी को लेकर के अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर काफ़ी कुछ लिखते हैं और इंडिकेट करते हैं कि वो खुद एक तीसरी वैकल्पिक पार्टी लेकर आ सकते हैं। उनके पास पैसा भी है, पावर हालांकि फिलहाल नहीं है क्योंकि ट्रंप से वो अलग हो चुके हैं, लेकिन बाजार के लिहाज से अगर भारत दूरदर्शिता के साथ में मस्क के साथ संबंध बनाकर रखता है तो ट्रंप की तलखियां तो झेलनी पड़ेंगी। अब एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सरेंडर कर गए, अब हम सरेंडर करेंगे, या जो हमारा एक एटीट्यूड है जिसे लेकर के हम चल रहे हैं। शशि थरूर जी का जिक्र करिए जिन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं थी किसी तीसरी पार्टी की, हमने कभी किसी को नहीं कहा। हम इसी सोच के साथ आगे रहेंगे, तटस्थ रहेंगे अपने फैसलों पर। प्रीति जी, जब भारत को तेल की आवश्यकता थी, तेल को खरीदना था, सस्ता तेल रूस से मिल रहा था, हमने रूस से खरीदा। हमने ये नहीं देखा कि वैसे किस तरफ, ना भारत राइट साइड है ना भारत लेफ्ट साइड है। भारत का जो राइट साइड है भारत वहीं पे है। भारत ना इस तरफ जाएगा ना भारत उस तरफ, जहां भारत कहित होगा भारत उस तरफ जाएगा। हम तो बैठ के नहीं चिल्लाते किसी डिबेट में। 1971 में 100 से ज्यादा देशों ने हमारी सरकार, भारत सरकार के खिलाफ जाके यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल लेटर दिया था, तब रूस ने वीटो किया। हम वो लोग चर्चा नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन इनका सवाल तो यही है ना कि यही है ना इनका सवाल कि केंद्र खंडन भी नहीं कर रहा था। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और इतनी मर्तबा कई मंच पर आकर के ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, कभी भी स्पष्टता के साथ में खंडन नहीं किया गया। ये आरोप लग रहे हैं यहाँ पे। बोलते हैं टीवी डिबेट में कहीं कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान डोजियर में जाके वही कोट करता है। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता कहते हैं कितने मरे, कहां गए, कैसे गए। डोजियर में बिलावल भुट्टो लेके घूम रहा, 28 लोग चले गए। 28 जगहों पर भारत ने अटैक किया और हमको बर्बाद कर दिया। तो वही चीज स्पष्टता के साथ कह देते हैं कि ट्रंप ने नहीं कराया है। एक बार भी ट्रंप का नाम न लेना कहीं ना कहीं संशय तो पैदा करता है ना सर। ये सवाल तो पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है विपक्ष ये सवाल पूछेगा भी क्योंकि आपने मुद्दा दिया। हमने कौन सा मुद्दा दिया ट्रंप का? ट्रंप तो 11 बार कहे कि 11 बार में से 8 बार कहते हैं न्यूक्लियर की वजह से प्रॉब्लम हुई। वो तो बात ये लोग गोल कर जाते हैं। जो बात इनके समझ में आती है, जितनी बात इनको लगता है इनके फेवर में है, उतनी बात बोलना शुरू कर देते हैं।
जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से 22 मिनट के संदेश में कहा कि हमें तीसरी पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, अगर बात होगी तो केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, क्यों इनके कान नहीं साफ है क्या? अरे डीजीएमओ की बात सुन लीजिए, सेना पे बार बार प्रश्न उठा, लेकिन जो व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाता, कितने मरे, कहाँ गए, इन्हीं की पार्टी के सांसद थे नवजोत सिद्धू जी, वो बोल रहे थे वहां पे ये गिर गया, वो गिर गया, पत्थर गिर गया, पता नहीं पेड़ गिर गया। तो उन व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करेंगे? वो क्या मोदी जी के लिए या भाजपा के लिए या देश की सेना के लिए उनको इनके मन में वो रहेगा, कोई प्रेम रहेगा? वो तो प्रश्न पूछेंगे। ये सवाल मैं शरद जी के पास ले जाती हूँ। शरद जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं और ट्रंप ने बार बार अपने हर संबोधन में भारत पाक तल्खियों के बीच जितनी बार संबोधन सीजफायर के बाद हुआ, वो यही कहते नजर आए कि मैंने न्यूक्लियर वॉर होने से विश्व को बचा लिया, मैंने ट्रेड की धमकी दी और उसके बाद दोनों देश मान गए। क्या आपको लगता है कि भारत को बाजार की चिंता ज्यादा थी, जिसके चलते हम सीजफायर के लिए राजी हुए, जबकि हम लीड कर रहे थे, जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है? और हालिया डेवलपमेंट्स में क्या आपको लगता है कि एक बार फिर अगर ट्रंप हमें तल्खियां दिखाएगा तो हम एक बार फिर नतमस्तक हो जाएंगे, बकौल विपक्ष जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, ट्रंप साहब तल्खियां दिखाते रहेंगे, उनका ये थोड़ा सा स्वभाव है। एक वो पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, एक वो तल्खियां दिखाने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा अफ्रीका के प्रेसिडेंट जब ओवल ऑफिस आए, उन्होंने किस तरीके से बात करी। आपने देखा ज़ेलेंस्की उनके पास ओवल ऑफिस आए, उन्होंने किस तरीके से बात करी। वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं। पहले तो आप ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, और अपनी किसी भी बात पे वो टिकते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड के दबाव में भारत नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका खाली अकेला भारत का ट्रेड पार्टनर नहीं है। भारत का ट्रेड इस समय एक्सपोर्ट जो है $827 बिलियन का है। ये ठीक है, भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका से इंपोर्ट करता है, पर आलोक जी की एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया बोली जी। आज अमेरिका को जितनी भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो भले जितनी मर्जी वो धमकियां दे दे, जितनी मर्जी। आपने देखा कि जैसे ही भारत ने सख्त रुख अपनाया, अभी WTO को भारत ने एक नोटिस भेजा, उन्होंने एल्यूमिनियम स्टील पे हमें टैरिफ लगाने की 50% टैरिफ लगाए। भारत ने कहा ये हमें स्वीकार नहीं है, हम आपके 29 आइटम पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं, आप इस पे लगा रहे हैं। तो भारत ने नोटिस भेज दिया कि हम उन 29 आइटम पे फिर टैरिफ लगाएंगे। तो इनको, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को डील करने का तरीका यही है कि इनके साथ आप बहुत ज्यादा अगर झुकेंगे तो ये और ज्यादा दबाते हैं। अगर आप जिस प्रकार चाइना ने सख्त रुख अपनाया, मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, तब ट्रंप साहब जो है वो अपने निर्णय पर रियल में पहुंचते, अंग्रेजी में शब्द होता है। और जहां तक बात है कि हम ट्रंप या मस्क में से किसको चुने, मुझे लगता है देखिए राजनीतिक स्तर पर हमें ट्रंप साहब, क्योंकि एक बड़े देश के राजनेता हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं तो राजनेता, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको दरकिनार नहीं। और जहां तक मस्क साहब की बात है, अभी मस्क साहब की भारत में, प्रीति ध्यान दीजिए इस बात पर, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। अभी केवल दिल्ली में 1-2 जगह शोरूम्स उन्होंने टेस्ला के लिए है, और स्टारलिंक को अभी कल ही लाइसेंस मिला है। 2 ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुके हैं ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने के। तो अभी ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब ने हमारे देश में बहुत बड़ी कई हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी बहुत शुरुआत की स्टेज है। तो हमें ट्रंप साहब जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अमेरिका के साथ, और ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे ताकतवर देश आपको मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा जल्दी से। एक तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, क्षमा मांगते मैं कह रहा हूं, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, ये हमें अब समझ में आ चुका है। दूसरा, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध है। उनकी फैमिली के कुछ लोगों ने एक कंपनी बनाई है अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी बिजनेस करने के लिए। 60% से ज्यादा स्टेक्स वहां दिए भी गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, और वो भी इसी भारत पाकिस्तान तल्खियों के बीच में हुआ था। तो ट्रंप मेहरबान पाकिस्तान पर भी हैं। अब ये भारत को सोचना होगा कि ट्रंप के प्रेशर में वो आएगा या नहीं आएगा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। हालांकि बीजेपी का साफ कहना है कि हमें न तो ट्रंप की सीजफायर के लिए जरूरत थी, और न ही आगे आने वाले समय में हम किसी के दबाव में रहेंगे। बहरहाल ट्रंप और मस्क के ये झगड़े का जो स्वरूप है, आगे कहां जाता है और भारत खुद को कहां पाता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है और करना होगा। आप तमाम मेहमान इस सकारात्मक चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।